Hello friends, I hope you're doing good. Let's get started with the current affair edition for today. Friends, ये आज की पहली न्यूज रिलेटेड है सुप्रीम कोर्ट में दिए गए एक वर्डिक्ट से, द राइट टू प्राइवेसी ऑफ कैंडिडेट्स हु आर इन द इलेक्शन फ्रॉम वोटर्स। फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट में ऑब्जर्व किया जाता है कि वो कैंडिडेट्स जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, चाहे एमपी के या फिर एमएलएस के, उन कैंडिडेट्स के पास भी एक हद तक राइट टू प्राइवेसी एग्जिस्ट करती है और वो इस तरीके की ऑब्लिगेशन में नहीं है कि वो अपनी जिंदगी की हर एक डिटेल, चाहे बड़ी से बड़ी या फिर छोटी से छोटी, उसको डिस्क्लोज करें। सुप्रीम कोर्ट में ऑब्जर्व किया जाता है कि कैंडिडेट्स की ऐसी इंफॉर्मेशन जो इलेक्शन के प्रोसेस से इररेलेवेंट है, विच इज इररेलेवेंट टू द कैंडिडेसी, अगर ये कैंडिडेट्स ऐसी इंफॉर्मेशन को जो इलेक्शन से रेलिवेंट नहीं है उनको डिस्क्लोज नहीं करते, इलेक्टोरल लॉज के कॉन्टेक्स्ट में एक करप्ट प्रैक्टिस नहीं समझा जाएगा एंड इट वुड बी फाइन। फ्रेंड्स, इस ऑब्जर्वेशन को किया गया है एक पिटीशन को सुनते हुए, जो पिटीशन की थी अरुणाचल प्रदेश के एक एमएलए ने सुप्रीम कोर्ट में, जब एक हाई कोर्ट ने इस अरुणाचल प्रदेश के एमएलए के कैंडिडेचर को वॉइड कर दिया था, ये बोलकर कि इस कैंडिडेट ने अपने इलेक्शन एफिडेविट में अपने व्हीकल्स की डिटेल्स को मेंशन नहीं किया है। हाई कोर्ट में बोला जाता है कि अरुणाचल प्रदेश के इस एमएलए ने अपने 3 व्हीकल्स की डिटेल्स को एफिडेविट में मेंशन नहीं किया है। इन 3 व्हीकल्स में से एक व्हीकल स्कूटर था विच वॉज सोल्ड एज अ स्क्रैप, मतलब इन एमएलए ने उस स्कूटर को जो खराब हो गया था उसको कबाड़े में बेच दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट अरुणाचल प्रदेश के इन एमएलए के फेवर में जजमेंट देता है और सुप्रीम कोर्ट में बोला जाता है कि ऐसे व्हीकल जो बेचे जा चुके हैं उन व्हीकल्स को इन कैंडिडेट के असेट्स के तौर पर कंसिडर नहीं किया जा सकता। और दूसरी जो ऑब्जर्वेशन की जाती है विच इज दिस न्यूज, कि कैंडिडेट्स इस तरीके की ऑब्लिगेशन में नहीं है कि वो अपनी लाइफ की सभी डिटेल्स एफिडेविट में मेंशन करें, ऐसी डिटेल्स जिनका उनके इलेक्शन से, कैंडिडेचर से कोई लेना देना नहीं है। ऐसी डिटेल्स को अगर मेंशन ना भी किया जाए, इट वुड बी फाइन। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है इंडियन जियोग्राफी से। इसका कॉन्टेक्स्ट है इस साल होने वाला मॉनसून और उससे रिलेटेड किया गया ये फोरकास्ट। तो फ्रेंड्स, प्राइवेट वेदर एजेंसी स्काईमेट, उसने फोरकास्ट किया है कि इस साल आने वाला मॉनसून इट वुड बी नॉर्मल, और ये मॉनसून अपने लॉन्ग पीरियड एवरेज का 102% होगा। फ्रेंड्स, लॉन्ग पीरियड एवरेज के 96% से लेकर 104% के बीच रेनफॉल को नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अब इस इवेंट से रिलेटेड हम बात करते हैं इस टॉपिक की कि लॉन्ग पीरियड एवरेज ऑफ मॉनसून क्या है इंडिया में। तो फ्रेंड्स, ये लॉन्ग पीरियड एवरेज जिसकी वैल्यू है 88 सेंटीमीटर, ये पूरे इंडिया में होने वाले मॉनसून का एक एवरेज है। इट इज एवरेज ऑफ ऑल इंडिया मॉनसून रेनफॉल और ये वैल्यू है 88 सेंटीमीटर। मतलब हर साल पूरे इंडिया भर में, इंडिया के हर एक रीजन में जितनी भी रेनफॉल होती, उस रेनफॉल के एवरेज को सेंटीमीटर में कैलकुलेट किया जाता है और फिर उसके 50 साल के मीन वैल्यू को लॉन्ग पीरियड एवरेज बोला जाता है। और फ्रेंड्स, इंडियन मॉनसून का लॉन्ग पीरियड एवरेज है 88 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है इंडियन इकोनॉमी से। इसका कॉन्टेक्स्ट है इंडिया का हाउस होल्ड डेट और इंडिया की नेट फाइनेंशियल सेविंग्स। तो फ्रेंड्स, पिछले साल दिसंबर में इंडिया का हाउस होल्ड डेट एक ऑल टाइम हाई वैल्यू पर था एट 40% ऑफ द जीडीपी, और इंडिया की नेट फाइनेंशियल सेविंग्स वो अपने लोएस्ट लेवल पर थी, अराउंड 5% ऑफ द जीडीपी। फ्रेंड्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये अनुमान लगाया है कि साल 2022 में इंडियन हाउस होल्ड्स की नेट फाइनेंशियल सेविंग्स, मतलब इंडिया के हाउस होल्ड्स कितने पैसे को सेव कर रहे हैं, अपनी इनकम में से कितने पैसे को सेव कर रहे हैं और कितने पैसे को खर्च कर रहे हैं। तो आरबीआई के एक एस्टीमेट के अकॉर्डिंग साल 2022 में इंडिया की ये नेट फाइनेंशियल सेविंग्स पिछले 47 साल में सबसे कम है। और फ्रेंड्स, अगर इंडिया के हाउस होल्ड डेट लेवल की बात करें साल 2022 में, तो ये वैल्यू थी 38% ऑफ द जीडीपी, विच वॉज द सेकेंड हाइएस्ट डेट लेवल ऑन रिकॉर्ड। फ्रेंड्स, इंडियन हाउस होल्ड्स के द्वारा लिए जाने वाले इन लोन्स के कॉम्पोनेंट्स की बात करें तो
तो सबसे ज्यादा कॉमन लोन है अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन, मतलब ऐसे लोन जिनको लेने के लिए कोई कोलेटरल ना देना पड़े। ऐसे लोन्स जनरली छोटी वैल्यू के होते हैं, आसानी से मिल जाते हैं और इनकी टेन्योर भी छोटी ही होती है। उसके बाद जो सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लोन है विच इज टेकन बाय इंडियन हाउस होल्ड्स, वो है सिक्योर्ड डेट, मतलब ऐसे लोन्स जिनको लेने के लिए कुछ कोलेटरल सबमिट किया हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल किसी के असेट्स, किसी की ज्वेलरी या किसी और तरीके का कोलेटरल। उसके बाद जो इंडियन हाउस होल्ड्स के द्वारा लिया जाने वाला थर्ड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लोन है वो है एग्रीकल्चरल लोन, और फोर्थ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लोन है बिजनेस लोन्स। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इकोनॉमी के इस सिंपल कंसेप्ट की, हाउस होल्ड डेट क्या होता है। तो फ्रेंड्स, एज इट इज एविडेंट बाय इट्स नेम, ये हाउस होल्ड डेट होता है वो सभी तरीके का कर्जा जो इंडियन हाउस होल्ड्स के इंडिविजुअल्स ने या फैमिलीज ने लिया हो। इसमें अलग अलग तरीके के लोन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल होम लोन्स, पर्सनल लोन्स, व्हीकल लोन्स, एजुकेशनल लोन्स या फिर क्रेडिट कार्ड के डेट। फ्रेंड्स, ये हाउस होल्ड डेट अगर ये बढ़ता है, इससे इंडियन हाउस होल्ड्स की इंडियन इकोनॉमी में लोगों की खर्चा करने की काबिलियत कमजोर होती है। इससे हाउस होल्ड के कंजम्पशन पैटर्न पर भी एक इम्पैक्ट पड़ता है और इकोनॉमी की ग्रोथ कैसी होगी उस पर भी इस हाउस होल्ड डेट से काफी फर्क पड़ता है। फ्रेंड्स, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इंडिया की हाउस होल्ड डेट की साल 2012 से साल 2023 तक एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी। और आप देखेंगे कि इंडिया का हाउस होल्ड डेट कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है और इससे एक ये भी आइडिया मिलता है कि इंडियन इकोनॉमी में क्रेडिट कल्चर काफी पॉपुलराइज हो रहा है। लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अब लोन लेने में ज्यादा हिचकिचाते नहीं हैं, जो कि पहले एग्जिस्ट करने वाले कल्चर से अलग था। पहले लोग इतना लोन प्रेफर नहीं करते थे जितना कि अब किया जा रहा है। इसके मल्टीपल रीजंस हैं, अ चेंज इन कल्चर एज वेल एज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। आज के समय में एक छोटी वैल्यू का लोन पाना काफी इजी है, उसमें बहुत ज्यादा पेपर वर्क की जरूरत नहीं पड़ती एंड द प्रोसेस इन्वॉल्व्स मिनिमल फ्रिक्शन। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज एक पॉलिटिकल न्यूज है, रिलेटेड है होने वाले जनरल इलेक्शन से, पर इसका एक कंपोनेंट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से रेलिवेंट है। दैट्स व्हाई वी आर कवरिंग दिस। ये रिलेटेड है इंडिया की मेजर ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस के द्वारा इलेक्शन कमीशन को की गई एक कंप्लेंट से, जिस कंप्लेंट में कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन को बोला है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनकी पार्टी कांग्रेस के द्वारा रिलीज किए गए मैनिफेस्टो को बोला है कि कांग्रेस का ये मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग से इन्फ्लुएंस्ड है। और कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से अपनी कंप्लेन में बोला है कि ये स्टेटमेंट सही नहीं है, इट वायलेट्स द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से एक और कंप्लेन भी की है। उन्होंने बोला है कि भारतीय जनता पार्टी अपने इलेक्शन के कैंपेन्स में इंडिया की आर्म्ड फोर्सेस को भी यूज कर रही है, विच इज नॉट अलाउड। और उन्होंने एक और कंप्लेन में ये बोला है कि भारतीय जनता पार्टी के एक कैंडिडेट जो कि फिलहाल मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी हैं, उन्होंने अपने इलेक्शन एफिडेविट में फॉल्स इंफॉर्मेशन मेंशन की है। फ्रेंड्स, इस न्यूज से आपको पता होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इलेक्शंस को कंडक्ट कराने में क्या रेगुलेटरी रोल होता है, किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अलग अलग पार्टीज की ग्रीवेंसेस को एड्रेस करते हैं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ऐसा करने के लिए क्या क्या टूल्स हैं। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस कंप्लेन पर क्या एक्शन लेते हैं, दिस रिमेन्स टू बी सीन एंड वील कीप फॉलोइंग इट। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है सुप्रीम कोर्ट में ही की गई एक और ऑब्जर्वेशन से। दिस ऑब्जर्वेशन इज रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। तो फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ऑब्जर्व किया जाता है कि इंडिया के सिटीजन्स के पास अलग अलग फंडामेंटल राइट्स में एक फंडामेंटल राइट क्लाइमेट चेंज के एडवर्स इफेक्ट्स को ना फेस करने का, मतलब इंडिया के सिटीजन्स हैव अ राइट अगेंस्ट द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये राइट्स डिराइव्ड है कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी से और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ से। सुप्रीम कोर्ट में ऑब्जर्व किया जाता है कि सिटीजन्स का राइट, द राइट टू लाइफ एंड इक्वालिटी, इस राइट को पूरे तरीके से
एंजॉय नहीं किया जा सकता और रियलाइज नहीं किया जा सकता जब तक लोगों के पास एक क्लीन और स्टेबल एनवायरनमेंट ना हो। फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने ही अपनी एक जजमेंट में काफी साल पहले के.एस. पुट्टुस्वामी जजमेंट में बोला था कि राइट टू प्राइवेसी इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट, विच वॉज अ लैंडमार्क जजमेंट। फ्रेंड्स, ये जजमेंट भी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज इज अ फंडामेंटल राइट, ये जजमेंट भी एक मेजर जजमेंट है। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है मल्टीलेटरल ग्रुपिंग से। इसका कॉन्टेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया यूके यूएस सिक्योरिटी पैक्ट। तो फ्रेंड्स, ऑकस सिक्योरिटी पैक्ट AUKUS, which is an abbreviation for Australia, UK and US। तो फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया यूके यूएस सिक्योरिटी पैक्ट के मेंबर्स के बीच अब नई बातचीत की शुरुआत हुई है, जिस बातचीत में इन तीन मेंबर्स की कोशिश है कि ऑकस सिक्योरिटी पैक्ट को एक्सपैंड किया जाए और उसमें जापान को भी इंक्लूड किया जाए एज अ फोर्थ मेंबर। अब इस इवेंट पर भी जो भी डेवलपमेंट्स होते वील कीप फॉलोइंग इट। फ्रेंड्स, ये ऑस्ट्रेलिया यूके यूएस पैक्ट एक नई ऑर्गेनाइजेशन है, एक नई अलायंस है। ये 2021 में बनी थी एज अ रिस्पॉन्स टू चाइनाज ग्रोइंग पावर इन द इंडो पैसिफिक रीजन। इस पैक्ट में इंडिया तो इंक्लूडेड नहीं है, बट क्योंकि इस पैक्ट के ऑब्जेक्टिव इंडिया के इंटरेस्ट से अलाइन होते हैं, इसलिए आपके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है। आइए इस ऑर्गेनाइजेशन की ही बात करते हैं। फ्रेंड्स, ये ऑस्ट्रेलिया यूके यूएस पैक्ट ये बना था सितंबर 2021 में। इट इज अ टाइप ऑफ मिलिट्री पार्टनरशिप। इसके 3 मेंबर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस। फ्रेंड्स, इसका फोकस है, एज वी ऑलरेडी स्पोक, टू एनहांस द सिक्योरिटी एंड मिलिट्री कैपेबिलिटीज इन द इंडो पैसिफिक रीजन, जिस रीजन में चाइना काफी तेजी से एक्सपैंड कर रहा है। यहाँ के मेंबर्स की, यहाँ की छोटी कंट्रीज की शिकायत है कि चाइना इंटरनेशनल लॉज जैसे कि यूएन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ द सीज के प्रिंसिपल्स को वायलेट करता है। इट इज फॉर्म्ड एज अ रिस्पॉन्स टू चाइनाज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस एंड असर्टिवनेस इन द इंडो पैसिफिक रीजन। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से और इस एक्ट के खिलाफ की गई सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन से। आइए इसकी बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन की गई है और बोला गया है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट विच हैज बीन इन्फॉर्म, इसके रूल्स के तहत अगर इंडिया की 3 बॉर्डरिंग कंट्रीज अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से कोई सिटीजन इंडिया में सिटीजनशिप लेता है, तो इन रूल्स में ये नहीं बोला गया है कि वो फॉरेन एप्लीकेंट्स अपनी इन 3 कंट्रीज में ऑलरेडी एग्जिस्ट करने वाली सिटीजनशिप को रिनाउंस करें, छोड़ें, कैंसिल करें। और इससे ये होने के चांस हैं कि उन व्यक्तियों के पास फिर एक डुअल सिटीजनशिप हो सकती है, उस कंट्री की जिस कंट्री से वो ओरिजिनली बिलोंग करते हैं, जिस कंट्री को वो छोड़कर इंडिया में आए हैं, और इंडिया की। और सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन की गई है कि इंडिया के सिटीजनशिप एक्ट 1995 में सीधे तरीके से बोला गया है, इट एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिट्स द एक्विजिशन ऑफ डुअल सिटीजनशिप। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 9 में और सिटीजनशिप एक्ट के सेक्शन 9 में भी, मतलब 2 जगह पर ये सीधे सीधे और स्पष्ट शब्दों में बोला गया है कि इंडिया के किसी भी सिटीजन के पास डुअल सिटीजनशिप नहीं हो सकती। अगर ऐसा है तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब इस कॉन्टेक्स्ट में जो भी होता है, सुप्रीम कोर्ट अपना क्या वर्डिक्ट देती है, क्या ऑब्जर्वेशन करती है, दिस रिमेन्स टू बी सीन एंड वील कीप फॉलोइंग इट। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है एनवायरमेंट से। इसका कॉन्टेक्स्ट है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कुछ समय पहले रोल आउट किया गया ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। तो फ्रेंड्स, पहले इस ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की ही बात करते हैं। व्हाट इज द ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम? फ्रेंड्स, इस ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और ये इंडियन गवर्नमेंट का एक एफर्ट है एक मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म बनाने का, जिस मैकेनिज्म में अगर कोई इंडिविजुअल या कॉरपोरेशन एनवायरमेंट रिलेटेड कोई पॉजिटिव एक्शन लेती है तो उस एक्शन को इंसेंटिवाइज किया जा सके,
अगर कोई इंडिविजुअल या कॉरपोरेशन ऐसी एक्टिविटीज करती हैं, फॉर एग्जाम्पल वो किसी एरिया में फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करती है, वहां पर पेड़ लगाती है, या फिर वहां पर वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड नए प्रोजेक्ट्स पर काम करती है, तो ऐसे व्यक्ति या फिर ऑर्गेनाइजेशन को ग्रीन क्रेडिट्स दिए जाएंगे, जिन ग्रीन क्रेडिट्स को ट्रेड किया जा सकेगा मार्केट में। इस स्कीम में स्टेक होल्डर्स एनवायरमेंटल एक्शन लेते हैं, उनकी एक्टिविटीज को, जैसे कि उनके द्वारा लगाए गए पेड़ को या फिर उनके द्वारा किए गए वाटर प्रोजेक्ट्स को, फिर डेजिग्नेटेड एजेंसी वेरीफाई करती हैं और सर्टिफाई करती हैं। वेरिफिकेशन और सर्टिफिकेशन के बाद इन स्टेक होल्डर्स को ग्रीन क्रेडिट्स दिए जाते हैं और उन क्रेडिट्स को फिर स्पेशल प्लेटफॉर्म पर ट्रेड भी किया जा सकता है। इंडियन गवर्नमेंट की कोशिश है कि इस प्रोग्राम से एनवायरमेंट की सस्टेनेबिलिटी इंक्रीज हो और कंपनीज और इंडिविजुअल को एक इकोनॉमिक इंसेंटिव भी मिले। फ्रेंड्स, इकोनॉमिक इंसेंटिव इस कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में एक बहुत अच्छा ड्राइवर है ऐसे गोल्स को अचीव करने का, और ये ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम ये ही कोशिश करता है। तो आइए अब बात करते हैं इस न्यूज इवेंट की। तो फ्रेंड्स, इंडिया के 10 राज्यों ने अपने अपने राज्यों में लगभग 3,853 हेक्टेयर एरियाज को आइडेंटिफाई किया है। ऐसे डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड को, मतलब ऐसे रीजन को जहां पर कोई हरियाली पेड़ पौधे नहीं है, उनको आइडेंटिफाई किया है और अब उन एरियाज को ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के लिए खोल दिया है, ताकि अलग अलग इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स या फिर पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर यहां पर अफॉरेस्टेशन या वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट कर सकें और ग्रीन क्रेडिट्स कमा सकें। फ्रेंड्स, इन रीजन में अगर एक पेड़ लगाया जाता है तो वो पेड़ 2 साल के बाद, मतलब अगर वो पेड़ 2 साल तक सरवाइव करता है, तो उस एक पेड़ से इंडिविजुअल को, ग्रुप को या पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर के यूनिट को एक ग्रीन क्रेडिट प्राप्त होगा। फ्रेंड्स, इस स्कीम में इन एरियाज में जो एक्चुअल प्लांटिंग होगी वो की जाएगी स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स के द्वारा। फ्रेंड्स, यू कैन इमेजिन, स्टेट गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती कि वो इन एरियाज को पूरे तरीके से इंडिविजुअल्स के, ग्रुप्स के या पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर के यूनिट्स के हाथ में दे दें। वो इन स्टेक होल्डर्स को बोलेंगे कि आप हमें पैसा दें और आपके बिहाफ पर हम अपने फीस लेकर यहाँ पर ये प्रोजेक्ट्स, अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स या फिर वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करेंगे या ओवरसी करेंगे। फ्रेंड्स, इस इवेंट से रिलेटेड ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के मेजर इवेंट्स में से, मेजर स्कीम्स में से ये एक मेजर स्कीम है। इसको आप अपने नोट्स में जरूर इंक्लूड कर लें। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है इंडियन इकोनॉमी से। इसका कॉन्टेक्स्ट है रिसेंटली हुई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग। तो फ्रेंड्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अपनी लेटेस्ट मीटिंग में रेपो रेट से रिलेटेड डिसीजन लिए हैं और रेपो रेट को 6.5% पर अनचेंज्ड रखा है। और फ्रेंड्स, ये रेपो रेट पिछले 7 मीटिंग से अनचेंज्ड है। ये हुई मीटिंग 7वीं ऐसी मीटिंग है जिसमें इस रेपो रेट को ना तो बढ़ाया गया है ना तो घटाया गया है। इट हैज बीन केप्ट अनचेंज्ड एट 6.5%। फ्रेंड्स, इस इवेंट से रिलेटेड इस बेहद कॉमन टॉपिक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की हम बात करते। फ्रेंड्स, इस कमेटी को जो स्टैच्यू एम्पावर करता, जो लेजिस्लेशन पावर देती है, वो लेजिस्लेशन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। फ्रेंड्स, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर्स होते हैं, 3 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के और बाकी 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेट किए गए व्यक्ति। फ्रेंड्स, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मैंडेट है, इसका काम है इंडिया में इन्फ्लेशन को 2% से 6% के बैंड के बीच रखना। अगर इन्फ्लेशन 2% से कम हो जाता है या 6% से ज्यादा हो जाता, मतलब इंडिया में इन्फ्लेशन जिसको मेजर किया जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से, ये अगर 2% से कम हो या 6% से ज्यादा हो, ऐसा ना हो, ये इंश्योर करती है ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। और वो ऐसा करती है रेपो रेट के थ्रू और बाकी कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। फ्रेंड्स, इस लॉ में मैंडेटेड है कि ये कमेटी हर 3 महीने में एक बार मिले, साल में कम से कम 4 बार मिले। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है ह्यूमन राइट काउंसिल से, जिस यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट काउंसिल में गाजा में इमीडिएटली सीज फायर मेंटेन किया जाए
इसको लेकर एक रेजोल्यूशन को पास किया गया और इंडिया ने उस रेजोल्यूशन पर एब्सटेन किया है। मतलब इंडिया ने गाजा में इमीडिएट सीजफायर बनाया जाए इस रेजोल्यूशन को ना तो सपोर्ट किया है और ना ही इसके अगेंस्ट वोट किया है। इंडिया हैज एब्सटेन्ड ऑन दिस रेजोल्यूशन। और फ्रेंड्स, इंडिया का इस तरीके के रेजोल्यूशन पर एब्सटेन करना ये इंडिया के पास्ट पैटर्न से कंसिस्टेंट है। इंडिया ने पहले भी इस तरीके के रेजोल्यूशन पर कोई एक्शन नहीं लिया है। इंडिया हैज ऑलवेज एब्सटेन्ड। फ्रेंड्स, गाजा में इमीडिएटली सीजफायर बनाया जाए इस रेजोल्यूशन के साथ साथ 3 और रेजोल्यूशन पास किए गए थे और जिन बाकी और 3 रेजोल्यूशन के फेवर में इंडिया ने वोट किया है, वो बाकी और 3 रेजोल्यूशंस जिनके फेवर में इंडिया ने वोट किया है वो हैं इजराइल के द्वारा पैलेस्तीन में किए जाने वाले ह्यूमन राइट वायलेशन का क्रिटिसिज्म, इजराइल के द्वारा सीरिया के गोलान हाइट्स का ऑक्यूपेशन उसका भी क्रिटिसिज्म, और तीसरा रेजोल्यूशन है पैलेस्तीन का राइट फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन। फ्रेंड्स, इन चारों रेजोल्यूशन जिन 4 में से 3 को इंडिया ने सपोर्ट किया है और एक पर एब्सटेन किया है, इन रेजोल्यूशन को यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट काउंसिल में इंट्रोड्यूस किया था पाकिस्तान कंट्री ऑन बिहाफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन। और ये OIC एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्रेंड्स, इंडिया ने इस रेजोल्यूशन पर एब्सटेन इसलिए किया है और पहले भी इंडिया ने एब्सटेन इसलिए किया था क्योंकि इस रेजोल्यूशन में हमास को कंडेम नहीं किया गया है पर इजराइल के एक्शंस को कंडेम किया गया है। इंडिया का कहना है कि इस रेजोल्यूशन में हमास के द्वारा इनिशियली किए गए अटैक को भी कंडेम किया जाए, उसकी भी निंदा की जाए। फ्रेंड्स, अब इस इवेंट से रिलेटेड हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट काउंसिल की। फ्रेंड्स, ये UNHRC एक रिलेटिवली नई बॉडी है। इसको बनाया गया था 2006 में और इसमें 47 मेंबर्स हैं। There are 47 members in the UNHRC. फ्रेंड्स, यूनाइटेड नेशंस की इस स्पेशलाइज्ड बॉडी का रोल है, इसका मिशन है दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना और प्रमोट करना। जहां पर भी ह्यूमन राइट्स के ब्रीचेस होते हैं उन ब्रीचेस को इन्वेस्टिगेट करना और बाकी और जनरल ह्यूमन राइट इश्यूज को एड्रेस करना। बट फ्रेंड्स, यू शुड नो कि इस बॉडी के द्वारा जो रेजोल्यूशन पास किए जाते हैं दोज रेजोल्यूशन हैव नो लीगल इफेक्ट व्हाटसोएवर। फ्रेंड्स, यूनाइटेड नेशंस की तो बाकी और मेजर बॉडीज के रेजोल्यूशन का भी कोई लीगल इफेक्ट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली भी जो रेजोल्यूशन पास करती है इट हैज नो लीगल इफेक्ट। ओनली यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल विच हैज 15 मेंबर्स, सिर्फ UNSC के रेजोल्यूशंस लीगली बाइंडिंग होते हैं। These resolutions are merely for the sake of record of history and to create an indirect impact. फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा मेंटेन किए जाने वाले सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम से। तो फ्रेंड्स, इंडिया में अगर अब किसी बच्चे का जन्म होता है और उस बच्चे के जन्म को रजिस्टर किया जाता है तो अब नए रूल्स के अकॉर्डिंग उस रजिस्ट्रेशन में माता और पिता दोनों के रिलीजन को सेपरेटली अलग अलग तौर पर उन डॉक्यूमेंट्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। रिलीजन ऑफ बोथ फादर एंड मदर विल बी रिकॉर्डेड। इन रूल से पहले केवल फैमिली के रिलीजन को रिकॉर्ड किया जाता था। फ्रेंड्स, जिन लॉज में इन रूल को चेंज किया गया है वो लॉ है रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ अमेंडमेंट एक्ट 2023। इस एक्ट से इंडियन गवर्नमेंट एक नेशनल बर्थ एंड डेथ डाटाबेस को मेंटेन करती है और इस डेटाबेस से अब एक सेंट्रलाइज तौर पर काफी सारे अब ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाता है और अपडेट किया जाता है। फॉर इंस्टेंस, इंडिया का नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर NPR, इंडिया में इलेक्टोरल रोल्स, आधार नंबर्स, राशन कार्ड्स, पासपोर्ट्स, ड्राइविंग लाइसेंस और प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन, ये सब अब लिंक्ड है ऑफिशियल बर्थ एंड डेथ रिकॉर्ड से। और अब रूल्स के अकॉर्डिंग इंडिया में होने वाले सभी बर्थ्स एंड डेथ्स दे मस्ट बी डिजिटली रजिस्टर्ड थ्रू द सेंटर्स पोर्टल फॉर द सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम CRS। और इसी से रिलेटेड अब हम बात करते हैं सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की कि ये सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम CRS क्या है। फ्रेंड्स, ये सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम एक ऑनलाइन पोर्टल है, एक डेटाबेस है जिसको मैनेज किया जाता है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का एक और मेजर रोल क्या है?
अगर आपको नहीं पता तो आई मस्ट से, इंडिया में सेंसस भी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा ही कंडक्ट कराया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में इंडिया में होने वाले सभी बर्थ्स, डेथ्स, इन्फेंट डेथ्स, स्टिल बर्थ्स, रूरल एरियाज में, अर्बन एरियाज में, विद अ सेक्स वाइज ब्रेकअप और सेक्स रेशियो एट बर्थ, ये सभी तरीके की डिटेल्स इस सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम पर मेंटेन की जाती है। और फ्रेंड्स, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की बात, इस ऑफिस की मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एंड अमंग अदर थिंग रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया मेंटेन्स द सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है GS2 के फॉरेन पॉलिसी एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप से। इसका कॉन्टेक्स्ट है कच्चातीवू आइलैंड, which has been in the news for the past few days. This is a political news, but this news has some aspects which are important from the exams perspective. That's why we cover it. तो फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी रीसेंट स्पीच में बोला था कि इंडिया ने कांग्रेस के टेन्योर के दौरान आसानी से इस आइलैंड को श्रीलंका को दे दिया, which hurt the sentiments of India and तमिलनाडु। प्राइम मिनिस्टर की उस स्टेटमेंट को काफी क्रिटिसाइज किया गया, इररिस्पॉन्सिबल बोला गया। अब श्रीलंका कंट्री ने ऑफिशियल तौर पर प्राइम मिनिस्टर के उस स्टेटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में रिस्पॉन्ड किया है और बोला है कि 50 साल पहले कंक्लूड हो चुके उस मुद्दे को अब दोबारा से खोला जाए, उसकी कोई जरूरत नहीं है। देयर इज नो रीजन टू रीओपन टॉक्स ऑन द कच्चातीवू आइलैंड विच इंडिया सीडेड टू श्रीलंका 50 years ago। श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर बोलते हैं दैट दिस इशू वॉज रिजॉल्व्ड लॉन्ग अगो। इसको काफी पहले ही रिजॉल्व किया जा चुका है। फ्रेंड्स, अब हम ब्रीफली बात करते हैं इस जियोग्राफिकल लोकेशन की, कच्चातीवू आइलैंड की। एज यू कैन सी इन दिस मैप, ये श्रीलंका है और यहाँ पर इंडिया है और ये पाक स्ट्रेट है जहां पर ये कच्चातीवू आइलैंड लोकेटेड है। सो दिस आइलैंड इज एन अनइनहैबिटेटेड आइलैंड, यहाँ पर कोई भी नहीं रहता, विच इज सिचुएटेड बिटवीन श्रीलंका एंड इंडिया। साल 1921 तक इस आइलैंड को ब्रिटिश सीलोन कंट्रोल करता था। मतलब श्रीलंका में जो ब्रिटिश अथॉरिटीज थी, जो श्रीलंका को उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी, वो 1921 तक इस आइलैंड को कंट्रोल करती। और श्रीलंका के रूल खत्म होने के बाद साल 1974 तक ये कच्चातीवू आइलैंड इंडिया और श्रीलंका के बीच डिस्प्यूट का एक मेजर फ्लैश पॉइंट था। फिर साल 1974 में इंडिया ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया रिकॉग्नाइज श्रीलंका सोवरेनिटी ओवर द आइलैंड। मतलब इंडिया ने बोल दिया कि हम मानते हैं कि ये आइलैंड श्रीलंका का है और हम इस आइलैंड पर अपने किसी भी तरीके के क्लेम को असर्ट नहीं करते। फ्रेंड्स, 1974 में जब इस आइलैंड को एक्सीड किया गया, उसके 2 साल बाद एक और एग्रीमेंट किया गया और इस रीजन में किए जाने वाले फिशिंग को फिर रेगुलेट किया गया और बोला गया कि यहाँ पर कोई भी फिशिंग नहीं होगी, किसी भी कंट्री की कोई भी पार्टी यहाँ पर फिशिंग नहीं करेगी। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है सुप्रीम कोर्ट से, जहां पर एक पिटीशन को किया गया है और बोला गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये आदेश दिए जाएं कि वो ईवीएम मशीन के साथ लगाए गए वीवीपैट मशीन के स्लिप्स को वेरीफाई करे और हर एक स्लिप को वेरीफाई करे, हर एक स्लिप को काउंट करे। फ्रेंड्स, आई होप आपको वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल का कंसेप्ट पता है। ये वीवीपैट मशीन एक नया इंक्लूजन है टू इंडियाज इलेक्शन सिस्टम। इसमें अगर कोई भी व्यक्ति वोट करता है तो वो अपने वोट को इस वीवीपैट मशीन में अलग से वेरीफाई कर सकता है, देख सकता है कि जिस पार्टी को मैंने वोट किया है वो ही पार्टी इस स्लिप में रिप्रेजेंटेड है। इट सर्व्स एज अ वेरिफिकेशन। तो फ्रेंड्स, फिलहाल के रूल्स के अकॉर्डिंग इन वीवीपैट मशीन की रिलायबिलिटी को टेस्ट करने के लिए, ये इंश्योर करने के लिए कि कोई भी इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस नहीं हुई है, हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में रैंडमली 5 पोलिंग स्टेशंस को सिलेक्ट किया जाता है और उन पोलिंग स्टेशंस के ईवीएम को और इन वीवीपैट स्लिप्स को मैच किया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट में अब जो ये पिटीशन आई है उसमें बोला गया है कि इंडिया भर में जितने भी ईवीएम्स हैं उन हर एक ईवीएम को वेरीफाई किया जाए वीवीपैट मशीन के साथ। फ्रेंड्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला है कि अगर ऐसा किया जाता है, अगर हर एक वीवीपैट स्लिप को काउंट किया जाता है तो वो काफी कठिन होगा और टाइम कंज्यूमिंग होगा। अब इस पिटीशन से रिलेटेड भी जो अपडेट्स होती हैं, वील कीप फॉलोइंग इट, बट एक्सपेक्टेड है कि सुप्रीम कोर्ट विल डिक्लाइन दिस पिटीशन, क्योंकि हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से रैंडमली 5 पोलिंग स्टेशन को सिलेक्ट करना, ये स्टेटिस्टिकली
काफी सिग्निफिकेंट और इफेक्टिव भी है। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है इंटरनेशनल करंट अफेयर से और इसका कॉन्टेक्स्ट है ताइवान में रिसेंटली आए मेजर अर्थक्वेक। तो फ्रेंड्स, ताइवान में 7.4 मैग्नीट्यूड का एक रिसेंटली अर्थक्वेक आया है जो कि 1999 में आए 7.6 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक के बाद अब सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट अर्थक्वेक रहा है। इस वेडनेसडे को आए अर्थक्वेक में ताइवान में लगभग 1000 लोग इंजर हुए हैं, घायल हुए हैं और कम से कम 9 लोगों की जान चली गई है। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये न्यूज इवेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल दिस इज अ जनरल अवेयरनेस इवेंट यू शुड हैव एन आइडिया अबाउट। फ्रेंड्स, ये आज का एडिटोरियल है। इसका कॉन्टेक्स्ट है केरला के बीच और सेंटर के बीच सुप्रीम कोर्ट में चल रही लिटिगेशन विच इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल डेवल्यूशन। केरला जिसका कहना है कि हमें अपनी मर्जी से मार्केट से बोरो करने की परमिशन दे दी जाए और सेंटर यूनियन गवर्नमेंट जो हम पर रिस्ट्रिक्शंस लगाती है उन रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया जाए। आइए इस एडिटोरियल की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने उनके पास आए इस केस को जिसको फाइल किया है केरला ने अगेंस्ट द सेंटर हु हैज पुट रिस्ट्रिक्शंस ऑन द बोरोइंग कैपेबिलिटीज ऑफ केरला स्टेट। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को कॉन्स्टिट्यूशन के एक बेंच को रेफर कर दिया है विच विल हेयर इट। फ्रेंड्स, ये केस इट विल एड्रेस अ मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशनशिप और खासकर स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा किए जाने वाली बोरोइंग्स के रेगुलेशन से रिलेटेड। मतलब इस केस का जो भी आउटकम होता है उसका इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर पर एक मेजर इंपैक्ट होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट अपने वर्डिक्ट में बोलता है कि केरला अपनी मर्जी से या किसी कंडीशंस के साथ अपनी मर्जी से जितने भी पैसा बोरो करना चाहे कर सकती है, तो हर एक स्टेट ऐसा कर सकेगी और ऐसा करने से इंडिया की इकोनॉमी पर एक सिग्निफिकेंट इंपैक्ट होगा। फ्रेंड्स, इस डिस्प्यूट का कोर है आर्टिकल 293 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिसकी डिटेल्स नोट्स में भी प्रेजेंट है। फ्रेंड्स, ये आर्टिकल 293 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये डील करता है स्टेट्स की बोरोइंग पावर से और इस आर्टिकल 293 में स्टेट्स पर कंडीशन भी लगाई गई है, लिमिट्स भी लगाई गई है और यूनियन गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि यूनियन गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स पर कंडीशन लगा सके कि स्टेट्स केवल कितने ही पैसे मार्केट से बोरो कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो मेजर क्वेश्चन होगा आर्टिकल 293 को लेकर। फ्रेंड्स, केरला का कहना है कि यूनियन गवर्नमेंट ने केरला के द्वारा की गई बोरोइंग्स को कैलकुलेट करते समय केरला के स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस यानी केरला के PSUs मतलब केरला की पब्लिक सेक्टर कंपनीज के द्वारा की गई बोरोइंग्स को भी कंसिडर कर लिया है कि ये बोरोइंग्स भी केरला गवर्नमेंट की ही बोरोइंग्स हैं और इस वजह से अब केरला के पास बहुत कम स्पेस बचा है कि वो और बोरोइंग्स कर। फ्रेंड्स, यूनियन गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट का इस कॉन्टेक्स्ट में कहना है कि क्यों उन्होंने केरला की स्टेट ओन्ड कंपनीज के द्वारा की गई बोरोइंग्स को केरला गवर्नमेंट के द्वारा की गई बोरोइंग्स में ही इंक्लूड किया है। यूनियन गवर्नमेंट का अपने इस डिसीजन को लेकर कहना है कि यूनियन गवर्नमेंट नहीं चाहती कि इस तरीके की ऑफ बजट बोरोइंग्स की जाएं। मतलब इन बोरोइंग्स को ऑफ बजट बोरोइंग्स बोला जाता है क्योंकि केरला की स्टेट ओन्ड कंपनीज के द्वारा लिया जाने वाला उधार स्टेट गवर्नमेंट के बजट में इंक्लूडेड नहीं होता। जब हर साल फरवरी में बजट प्रेजेंट होता है तब स्टेट गवर्नमेंट्स बताती हैं कि हम इतना पैसा उधार देना चाहते हैं, बट इन कंपनीज का उधार उस बजट में इंक्लूडेड नहीं होता। तो यूनियन गवर्नमेंट का कहना कि वो नहीं चाहते कि स्टेट गवर्नमेंट इस तरीके से पैसे उधार ले और यूनियन गवर्नमेंट का कहना है कि वो इस तरीके की ऑफ बजट बोरिंग्स नहीं होने देना चाहते क्योंकि दीज टाइप ऑफ बोरिंग्स दे क्राउड आउट प्राइवेट सेक्टर बोरोवर्स क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स फिर अनलिमिटेड बोरोइंग करती हैं। फ्रेंड्स, प्राइवेट सेक्टर बोरोइंग का क्राउड आउट होने का मतलब है जब किसी भी स्टेट की पब्लिक सेक्टर कंपनी मार्केट से पैसा बोरो कर लेती हैं तो वो पैसा जो एक फाइनाइट रिसोर्स है, बैंक्स जिनके पास पैसा लिमिटेड ही है, वो बैंक्स चाहेंगे कि वो अपने पैसे को इन गवर्नमेंट कंपनीज को दें बिकॉज दे आर मोर सिक्योर बोरोवर्स। और उस केस में इंडिया का प्राइवेट सेक्टर, इंडिया की प्राइवेट कंपनीज, बिजनेसेस, इंडिविजुअल्स, वो फिर अगर बैंक से पैसे बोरो करना तो क्योंकि बैंक्स के पास ऑलरेडी डिमांड बहुत ज्यादा है तो ऐसे बोरोवर्स को फिर पैसा लेने में दिक्कत होती है, उनको बोरोइंग्स पर ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स देने पड़ते हैं
और यूनियन गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहती। यूनियन गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया के प्राइवेट सेक्टर के पास भी बोरोइंग के लिए अबंडेंट रिसोर्स प्रेजेंट रहे, और इसीलिए उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट्स के पब्लिक सेक्टर एंटिटीज के द्वारा ली जाने वाली बोरोइंग्स को स्टेट गवर्नमेंट की बोरोइंग लिमिट में ही इंक्लूड कर दिया है, ताकि वो बोरोइंग्स लिमिटेड रहें। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है इंडिया की सोलर इंडस्ट्री से, इंडिया में प्रोड्यूस होने वाले सोलर कंपोनेंट से और उससे रिलेटेड किए गए नए चेंजेस से। तो फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने एक नए ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किया है, जिस ऑर्डर में मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की कोशिश है कि इंडिया में सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी और बढ़े। ऐसे मैन्युफैक्चरर्स जो इंडिया में इन सोलर सेल्स या फिर सोलर पैनल्स को प्रोड्यूस करते हैं, उनको इंसेंटिव मिले। इस ऑर्डर में बात की गई है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की ऐसी एंटिटीज की जो सोलर मॉड्यूल्स बनाती है, और इसकी कोशिश है इंडिया में सोलर कंपोनेंट्स के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने और इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को भी बूस्ट करने की। आइए इसकी बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के इस नए ऑर्डर में बोला गया है कि ऐसे मैन्युफैक्चरर जो इंडिया में सोलर मॉड्यूल्स को बनाते हैं, उनके पास अब एक ऑप्शन होगा कि वो अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को वॉलंटरी तरीके पर इंस्पेक्ट करें, और इंस्पेक्शन के बाद उनको फिर एक सर्टिफिकेट मिलेगा। इस इंस्पेक्शन के बाद उनको लिस्ट कर दिया जाएगा एज एन अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, और जिस अप्रूवल के बाद, जिस रजिस्ट्रेशन के बाद वो अलग हो जाएंगी ऐसे मैन्युफैक्चरर से जो केवल इंपोर्ट करते हैं और इन कंपोनेंट्स को इंडिया में असेंबल करते हैं। क्योंकि इंडिया में फ्रेंड्स, इस सेक्टर में मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर वो चाइना से कंपोनेंट्स मंगाते हैं और इंडिया में असेंबल करते हैं, और ऐसा करने से इंडिया की सोलर इंडस्ट्री, इंडिया की सोलर कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ग्रो नहीं होती। फ्रेंड्स, इंडिया की सोलर इंडस्ट्री काफी हैवी तौर पर इंपोर्ट्स पर रिलाई करती है, और वो इंपोर्ट्स ओवरवेलमिंगली होते हैं। और वियतनाम से फ्रेंड्स बात करते हैं कि इंडिया इन सोलर कंपोनेंट्स के लिए क्यों इतने हैवी तरीके से इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट है। फ्रेंड्स, इंडियन गवर्नमेंट की कोशिश है कि वो इन सोलर मॉड्यूल्स के कंपोनेंट्स के लिए जो चाइना कंट्री पर एक हैवी रिलायंस है, एक हैवी डिपेंडेंस है, उसको कम से कम कर दे। फ्रेंड्स, चाइना दुनिया भर में 80% ऑफ सोलर मॉड्यूल्स को सप्लाई करता है, और क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं, इंडिया नहीं चाहती कि वो इतनी क्रूशियल इंडस्ट्री के लिए एक ऐसी कंट्री पर अपनी डिपेंडेंस रखे। फ्रेंड्स, इंडिया का प्लान है कि साल 2030 तक इंडिया अपनी 500 गीगावाट एनर्जी को नॉन फॉसिल फ्यूल से डिराइव करे, और इस टारगेट के अकॉर्डिंग 500 गीगावाट में से 280 गीगावाट होगी सोलर पावर से, जिसका मतलब है इंडिया को 2030 तक, मतलब अगले 6 साल में, हर साल 40 गीगावाट सोलर कैपेसिटी को इंस्टॉल करना पड़ेगा। What I mean to say is, what the author want to say is that इंडिया में सोलर इंडस्ट्री एक बूमिंग इंडस्ट्री है, सोलर कंपोनेंट्स की एक हाई डिमांड है, और इन टारगेट्स को अचीव करने के लिए नेसेसरी है कि इंडिया में सोलर पैनल्स अबंडेंट तरीके से अवेलेबल हों। और इंडियन गवर्नमेंट की कोशिश है कि इंडिया की डोमेस्टिक इंडस्ट्री को फिर इसके लिए सक्षम बनाया जाए, ताकि वो इस रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके इन कंपोनेंट्स को सप्लाई करके। फ्रेंड्स, अब इस रजिस्ट्रेशन की बात कर कि इस रजिस्ट्रेशन का रोल क्या है। फ्रेंड्स, जो कंपनी गवर्नमेंट के द्वारा इस इंस्पेक्शन के बाद रजिस्टर्ड होंगी, वो कंपनीज फिर गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए जाने वाले टेंडर्स में पार्टिसिपेट कर सकेगी। और फ्रेंड्स, गवर्नमेंट की काफी सारी ऐसी स्कीम्स हैं जिनमें इन सोलर कंपोनेंट्स को प्रोक्योर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी रिसेंटली अनाउंस की प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिस स्कीम का टारगेट है इंडिया के 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन को सब्सिडाइज करना। और इस स्कीम में सिर्फ ऐसे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स ही पार्टिसिपेट करेंगे जो गवर्नमेंट के सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में सर्टिफाइड होंगे। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट की एक और स्कीम है पीएम कुसुम, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। ये एक रिलेटिवली ओल्ड स्कीम है, ये रिलेटेड है इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर से, और इस स्कीम में इंडिया के फार्मर्स को और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाता है। इस स्कीम के लिए भी गवर्नमेंट जितने भी सोलर कंपोनेंट्स को प्रोक्योर करेगी, उन टेंडर्स के लिए भी सिर्फ ऐसे सप्लायर ही एलिजिबल होंगे जो गवर्नमेंट के द्वारा सर्टिफाइड होंगे,
कि वो पूरे तरीके से इंडिया में इन कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और ऐसा नहीं कर रहे कि वो कंपोनेंट्स को चाइना से इंपोर्ट कर कर यहाँ पर केवल असेंबल कर रहे हैं। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने इस सोलर सेक्टर में एक 24,000 करोड़ रुपए के प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को भी अनाउंस किया हुआ है, विच इज इन फोर्स, जिस स्कीम में भी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स ऑफ सोलर पैनल्स को इंसेंटिवाइज किया जाता है। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट एडिशन, गुड बाय।